यास्मीन जी, अभी जैसा कि अश्वनी जी कह रहे थे और सुधांशु जी ने भी बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों इस देश पे लाया जा रहा है, इसके आपके नजरिए में क्या मायने हैं? क्योंकि वारिस पठान जी तो कह रहे हैं कि इस देश में एक अलग तरीके का पोलराइजेशन किया जा रहा है, एक पक्ष को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अभी हिमांशु जी ने ये कहा, जो सुधांशु जी ने, सॉरी, कि हम 80 से बातें कर रहे हैं। ये आप 80 से बातें कर रहे हो लेकिन रिजल्ट तो नहीं लाए ना आप अभी तक, क्योंकि आपको करना नहीं है। आपको सिर्फ उछालना है, चीजों को बहस करना है, दिखाना है कि हम इतना हिंदुओं के लिए काम करते हैं। आप बीजेपी नेता बैठ के जो भड़काऊ चीजें बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम, मैं इसको फेवर नहीं कर देती। कौन कह रहा है, किसको याद है 800 साल? आपने उस 800 साल के बाद तो 100 साल अंग्रेज राज कर गए। कौन लोग हैं जिनको याद कर यह है कि 800 साल आपने राज किया था? दूसरी बात, आपको आज एक बात बता दूं, जितना प्रोपेगेंडा आप उस 800 साल को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इतना खराबा कर रहे हैं, आपके कड़वाहट उसी प्रोपेगेंडे को लेके घोल रहे हैं। उसके बावजूद भी आप अच्छे बन के दूध के धुले हुए बोलना चाह रहे हैं। अभी वकील साहब ने 25 चीजें गिनवा दी। मुझे आप एक बात का जवाब दे दें, सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड की आप बात करते हैं, आप उन चीजों को तो अभी तक जड़ से मिटा नहीं सके। आपके बाल विवाह अभी भी हो रहे हैं, आपके यहाँ खाप पंचायत आज भी हो रही है, आपके यहाँ ट्राइबल में झगड़ा आज भी निपटाया जा रहा है, औरत की यास्मीन फारूकी जी, आपका और तेरा क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम सबके लिए, मैं तो बार बार ये क्लियर कर रही हूँ, बात तो आप रही हैं, आपका और तेरा क्या होता है? ये देश तो सबका है और कानून तो सबके लिए आएगा। मैंने नहीं बांटा है, देखिए मैंने तो पूरी बात सुन ली। मैंने कहाँ बांटा? बंटवारा जब वहां से शुरू हुआ तो मैंने भी अपना जवाब दे दिया। हम तो हम ही हैं और हम ही रहेंगे। और एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने सुनी थी कि हम क्यों कहते हो आप, तो किसी ने मुझे ये जवाब दिया था कि हम का मतलब है से हिंदू और मीम से मुसलमान, और दोनों मिलके हम बना है, तो हम तो एक ही रहेंगे और जो तोड़ने वाले हैं वो तोड़ते रहेंगे। ये बातें उन्होंने खुद ने बोला है कि हम 80 से कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ तोड़ने की कोशिश 80 से कर रहे हो। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उसमें टूटेगा कैसे? एक बार क्लियर कर दीजिए मैडम, फिर मैं वारिस पठान जी के पास जाऊंगी। टूटेगा कैसे? ये जो आपने हम का मुझे मीनिंग बताया, ये कैसे टूट जाएगा? कॉमन सिविल कोड की बात मैंने कॉमन सिविल कोड की वजह से टूटने की बात नहीं की। मैंने कहा है वो सारी पहले जो लोगों की खराबियां हैं, पहले उन्हें तो साफ कर लो। कैसे करोगे? खाप पंचायत को रोक लोगे क्या? झगड़े को निपटा लोगे क्या? अरे तो इसीलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आप कैसे अलग ले जा रही हैं? जो चीजें जिस धर्म में गलत हैं उसीलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वो बता रही हूँ। अरे तो इसीलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रहे हैं। बताइए। अच्छा, इस कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। मैं वारिस पठान जी के पास जाऊं, लेकिन इससे पहले सुधांशु जी से बात कर लेती हूँ। मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। सुधांशु जी, जो चिंता यास्मीन जी को है कि बहुत सारी कुरीतियां हैं। लो मैडम, फिर सुधांशु जी के पास जाइए। मेरे को बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब देने हैं। वारिस जी, एक सेकंड रुक जाइए। करके आपको क्या फायदा होने वाला है? एक सेकंड रुक जाइए ना, जो कंफ्यूजन पैदा हुई है वो तो क्या फायदा होगा आपको उनसे बात करके? फायदा तो होगा, वही तो सत्ता में है, वही तो जवाब देंगे। आपने तमाम लोगों ने सवाल उनकी तरफ खड़े किए, तो एक छोटा सा जवाब तो फिर जवाब देंगे ना। यास्मीन जी का तो सवाल है। आप डिबेट को एक ही तरफ मत लेके जाइए। एक ही तरफ नहीं लेके जा रही वारिस जी। जो वाजिब सवाल खड़ा हुआ है उस सवाल का जवाब सुधांशु जी से लूंगी, और आप मुझे नहीं बताएंगे वारिस जी मुझे कब किससे क्या सवाल लेना है। एक सेकंड रुक जाइए। सुधांशु जी, इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो कुरीतियां चल रही हैं बाकी धर्मों में, क्या वो भी दूर हो जाएंगी? एक सेकंड यास्मीन जी। देखिए, अंतर है, दोनों बातों का अंतर बता दे रहा हूं। जो यास्मीन जी ने कहा, देखिए कोई परंपरा चल रही है, उसको रोकना एक चीज है, उसको कानूनी मान्यता नहीं है। आप तो जिसे कुरीति कह रहे हैं उसको कानूनी मान्यता चाह रहे हैं। जैसे किसी मुस्लिम महिला को तलाक के बाद मुआवजा नहीं देना है, यह कानूनी मान्यता है। नहीं, मैं कानूनी मान्यता, देखिए मैं ट्राइबल में कानूनी मान्यता है, आपका कोड भी नहीं। क्या खाप पंचायतों को कानूनी मान्यता है? कौन कहता खाप पंचायतों को कानूनी मान्यता है? खाप पंचायत नहीं, झगड़ा वो उनका आपसी अरेंजमेंट है। जैसे आप परिवार में बैठ कर निर्णय ले ले, वो एक अलग बात है, मगर अगर भाइयों में लड़ाई होती है तो मामला कोर्ट में जाता है।
अगर परिवार में बैठ के सेटल हो गया तो अलग बात है। आप कानूनी मान्यता की बात कर रहे हैं। मुस्लिम महिला को तलाक के बाद मुआवजा नहीं देना है, जब कोर्ट ने कहा था मुआवजा देना है तो कोर्ट के निर्णय को रौंद कर शरिया को ऊपर कर दिया गया था। इसलिए और सारी मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है। आप गलत बात कर रहे हो, मैं साबित कर सकती हूँ। अरे भाई, मैं एक मिनट आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। जो आपने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये बताइए, ये महरम की परंपरा बंद हुई, इससे हिंदू महिला को क्या फायदा हुआ भाई? सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर था कि मुस्लिम महिला अकेले हज पे नहीं जा सकती, 4 मुस्लिम महिलाएं चाहे तो हज पे नहीं जा सकती थी। अब हमने उसको समाप्त किया, इसमें हिंदू कहां से आ गया भाई? ये ट्रिपल तलाक हमने समाप्त किया, इसमें हिंदू कहां से आ गया भाई? 35 से हमने खत्म किया कश्मीर में। अगर कश्मीर की कोई बेटी कश्मीर के बाहर के मुसलमान से भी शादी कर लेती तो उसका प्रॉपर्टी में हक खत्म हो जाता। हमने खत्म किया, इसमें हिंदू कहां से आ गया? समस्या यह है कि आपको हर चीज में हिंदू दिखता है, और कारण जानते क्या है? मैं प्राची जी एक बात कह देना चाहता हूं। 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अदरवाइज मैं चुनौती से कहता हूं, एक नॉन मुस्लिम देश बताइए जहां शरिया के प्रावधान संविधान में मान्यता प्राप्त हो, और अगर कोर्ट और शरिया में मतभेद होता हो तो शरिया विल प्रिवेल ओवर द सुप्रीम कोर्ट। अगर एक सेकुलर देश बता दीजिए, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। वारिस पठान जी इस बात का जवाब दे देंगे। वारिस जी, हर चीज में हिंदू कैसे दिखने लगता है? अब ये सवाल सुधांशु जी की तरफ से। अभी देखिए, मैंने सुना सुधांशु त्रिवेदी साहब को, मैंने अश्विनी उपाध्याय साहब को सुना। अश्विनी उपाध्याय साहब ने स्टार्ट किया कि मैं संविधान लेके बैठा हूं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, तो मैं भी संविधान लेके बैठा हूं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ ही। अगर उनके हाथ में संविधान होगा तो वो खोलेंगे उसको और आर्टिकल 29 को जरा सा 1 सेकंड के लिए पढ़ लेंगे तो सब दर्शकों के सामने क्रिस्टल क्लियर बात हो जाएगी। 29 बोलता है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। अभी आप इसका क्या करेंगे? ये तो अनफेटर्ड राइट है जो मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दिया हुआ है। तो अश्विनी उपाध्याय जी, आप बड़ा मेहरबानी लोगों को गलत ट्रैक पे ले जाना छोड़िए। ये अनफेटर्ड राइट है, कोई छीन नहीं सकता। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, हमारे आदिवासी भाइयों का भी है, इसके अंदर राइट चलता है। बात नंबर 2, मैंने एक सवाल किया था हिमाचल प्रदेश के अंदर सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं सुधांशु त्रिवेदी से रिक्वेस्ट करता हूं, सुधांशु जी, वारिस पठान को हिमाचल प्रदेश में 1 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है, क्या मैं खरीद सकता हूं मेरे नाम पे? बताइए। नहीं खरीद सकता, क्योंकि सेक्शन 118 ऑफ द टेनेंसी राइट के तहत हिमाचल प्रदेश के बाहर का आदमी वहां पर आके एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकता। तो आप इसको कैसा इक्वालिटी के अंदर लेके आ जाएंगे? हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में आप क्या करेंगे? चलिए बताइए, क्या पूरा आप उसको एबॉलिश कर देंगे या उसको मान लेंगे? अब मुसलमान के अंदर जो अलग कानून है उसका आप क्या कर देंगे? और बात नंबर 3, जब 2018 में चौहान साहब ने कहा था, लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे उस वक्त के, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत नहीं है, तो आज आप अपने आदमियों को बिठा के लॉ कमीशन बना के क्यों लाना चाहते हो? आप लाने वाले तो नहीं हो, मुझे मालूम है लाने वाले नहीं हो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते इसका। मगर इलेक्शन के पहले मोदी जी के पास जवाब नहीं है। मेरे सवालों का जवाब दो सुधांशु अगर आपके पक्ष में कोई नतीजा आए, कोई फैसला आए, तो आप कहने लगते हैं ठीक है जज, और अगर दूसरे पक्ष में चला जाए तो आप पक्षपात का आरोप लगाते हैं। ये चश्मा गलत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।